Hello students, welcome back to my channel Pro Dreamers Study Point. Today we are going to continue our revision class of question answers of social science. In social science segments we were discussing the economics portion, so today we are going to continue with the same. So first of all, without wasting time, let's start. The first question is what? 21st question. If there is a disruption by transports in lorries refuse to transport vegetables, milk, etc. from rural एरियाज टू अर्बन एरियाज, ध्यान से समझना। एक डिसरप्शन हुआ ट्रांसपोर्टर्स के बीच में और लॉरीज ने रिफ्यूज कर दिया ट्रांसपोर्ट करने के लिए वेजिटेबल, मिल्क और एटसेट्रा। अब ध्यान से समझिए, अगर हम बात करें वेजिटेबल, मिल्क, एटसेट्रा, हो सकता है हमें मेडिसिन वगैरह में, ये सारी चीजें कैसी हैं? एसेंशियल गुड्स है। किस तरह के गुड्स है? एसेंशियल गुड्स है। ध्यान से समझना, क्वेश्चन को समझें। अब कहां से ये सारी चीजें, बेसिकली अगर बात की जाए वेजिटेबल, मिल्क की या इन चीजों की, खाने पीने की चीजें, तो कहां से? ये रूरल एरिया से कहां जानी है? टू अर्बन एरियाज। ठीक है, देखते हैं। फूड विल बिकम स्कार्स इन अर्बन एरियाज वेयर फार्मर विल अनेबल टू सेल देयर प्रोडक्ट्स। Which of the following sector will be affected due to this situation stated above? ये कह रहा है कि एक ऐसी सिचुएशन है, ध्यान से समझना, रूरल भी और अर्बन भी, रूरल एज वेल एज अर्बन एरियाज दोनों ही इस चीज से क्या हो रहे हैं? अफेक्ट हो रहे हैं। तो ध्यान से समझना। अब हम अगर बात करें वेजिटेबल और मिल्क, ये किस एरिया के प्रोडक्ट है? प्राइमरी सेक्टर के प्रोडक्ट है। ठीक है, प्राइमरी के अलावा जब लॉरीज की अगर ट्रांसपोर्टेशन की बात की जाए तो वो किस एरिया से रिलेटेड है? टर्सरी सेक्टर से रिलेटेड है। ठीक है, इसके अलावा वो कह रहा है कि अर्बन एरिया फूड विल बिकम स्कार्स। अब फूड में कई सारे एडिबल आइटम्स ऐसे होते हैं जो प्राइमरी सेक्टर से, मान लीजिए अगर हम बात करें किसकी, शुगर इज ऑल्सो एन एसेंशियल आइटम। सो शुगर इज प्रोडक्ट ऑफ विच एरिया? दैट इज ऑफ सेकेंडरी सेक्टर। तो इस केस में क्या होगा? इस केस में ये तीनों के तीनों सेक्टर क्या होंगे? अफेक्ट होंगे, प्राइमरी, टर्सरी एज वेल एज सेकेंडरी। सो आंसर ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज इज कॉल्ड। जब अलग अलग कंट्रीज इंटीग्रेट टू ईच अदर होती है तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? ग्लोबलाइजेशन। वो आपको अपने किससे समझना है? क्वेश्चन से भी समझना है। कंपटीशन एक हो सकता है एस्पेक्ट, लेकिन प्राइवेटाइजेशन हमने पढ़ा नहीं है, लिबरलाइजेशन हमारा हिस्ट्री के सेक्शन में है। ठीक है, तो बचा क्या? ग्लोबलाइजेशन इज द वेरी स्टेक। जब हम बात कर रहे हैं किसकी, कंट्रीज एक दूसरे के साथ क्या कर रही है? इंटीग्रेट कर रही है। एंड व्हेन द कंट्रीज आर इंटीग्रेटिंग, इट इज द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। व्हाट नेक्स्ट? नंबर 23, मिस हैज अप्रोच्ड अ बैंक नियर बाय टू अवेल लोन फॉर हर ओन बिजनेस एज वेल एज सेल्फ हेल्प ग्रुप। अब ध्यान से समझना, ये मिस ऐसे है, इसने दो लोगों को अप्रोच किया। पहले इसने अप्रोच किया बैंक को, दूसरा इसने अप्रोच किया एसएचजी। ठीक है, अवेल लोन फॉर हर बिजनेस एज वेल एज अ सेल्फ हेल्प ग्रुप which is the operating in her village. The bank rejected her loan application whereas the self-help group accepted to support by providing the loan. अब बैंक ने इसके लोन को क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया। सेल्फ हेल्प ग्रुप ने अप्रूव कर दिया। रीजन क्या रहा हो? ध्यान से समझना। ये हमें केस बताया। केस क्या है? मिस ऐसे है, उसके ही गांव में उसे कोई बिजनेस चलाना है, उसके लिए वो दो लोगों के पास गई, दो ऑर्गेनाइजेशंस के पास गई। पहला बैंक जो किस सेक्टर का है, जिसे फॉर्मल सेक्टर में हम लोग क्या करते हैं? कलेक्ट। दूसरा एसएचजी, ये पर्सनल लिंक है, इसे इनफॉर्मल एक तरह से, ऑल्दो इट इज द पार्ट ऑफ फॉर्मल सेक्टर, लेकिन ये इनफॉर्मल सोर्स में आता है। आगे देखते, बैंक ने कर दिया रिजेक्ट, प्रपोजल ऑफ लोन को रिजेक्ट कर दिया, जबकि सेल्फ हेल्प ग्रुप ने रिजेक्ट नहीं किया बल्कि एक्सेप्ट कर लिया। अब ये कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट इज रिक्वायर्ड बाय बैंक बट नॉट रिक्वायर्ड बाय सेल्फ हेल्प ग्रुप टू अप्रूव मिस एस लोन एप्लीकेशन फॉर अ बिजनेस। कौन सा ऑर्गेनाइजेशन, कौन सा ऐसा पेपर है जिसकी वजह से मना किया? तो क्या है? एप्लीकेशन फॉर लोन होगा। एप्लीकेशन तो फर्स्ट ऑफ ऑल एप्लीकेशन ही करना होगा। अरेंजमेंट लेटर, ये कोई नहीं है।
ठीक है। इसके बाद डिमांड डिपॉजिट नोट एंड टेक डिलीवरी लेटर, नहीं ये भी नहीं है, तो क्या है, डॉक्यूमेंट ऑन कोलेट्रल। जब तक कोई भी कोलेट्रल, कोई भी बोरोवर बैंक को या प्रपोजर जो डिपॉजिट जो लैंडर है उसे प्रोवाइड नहीं कराएगा तो फॉर्मल सेक्टर से लोन नहीं। तो आंसर क्या है, कौन सा पेपर नहीं होगा मिसेस के पास, कोलेट्रल, कुछ उसके पास ऐसा कोलेट्रल नहीं होगा, सो दैट शी कैन गिव एज सिक्योरिटी टू द बैंक, दैट्स व्हाई बैंक रिजेक्टेड हर प्रपोजल। नंबर 24, what does 24 says, read the given data, and find out the Indian states where the number of infant death before the age of 1 year is more। हमें डेटा देखना और ये बताना है कि किस स्टेट में सबसे ज्यादा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है। इन अदर वर्ड्स इसे हम क्या बोलते हैं, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ठीक है। क्या है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। अब ये इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट पहले तो हम अपने ग्राफ टेबल से देख लेते हैं, ठीक है। हरियाणा, केरला और बिहार, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हरियाणा में कितना है, 30 पर 1000, ठीक है। बिहार में कितना है, 32। ध्यान से समझना, ये कह रहा है वेयर द स्टेट्स वेयर द नंबर ऑफ इन्फेंट डेथ इज मोर। ध्यान से समझना, क्वेश्चन ऐसा जरूर आएगा, कंफ्यूजिव क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन कहता मोस्ट, तो मोस्ट में आप किसे करते, हमें दिख रहा है बिहार, क्या है, बिहार। लेकिन ये कह रहा है कि वो मोस्ट नहीं, वो कह रहा है मोर, ज्यादा कहां कहां है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, आंसर क्या होगा, बोथ हरियाणा एंड बिहार, क्योंकि दोनों में 30 और 32 है। ऐसा क्वेश्चन जरूर आएगा, ध्यान से समझना, क्वेश्चन को समझ लेना। क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, वो मोस्ट नहीं पूछ रहा है, द मैक्सिमम नहीं पूछ रहा है, दैट इज आस्किंग मोर। सो यू हैव टू टिक बोथ बिहार एंड हरियाणा, हरियाणा एंड बिहार, क्योंकि यहाँ पर 30 और यहाँ पर 32 है। क्वेश्चन उल्टा भी हो सकता है कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट सबसे कम कहां पर है, केरला में, ठीक है। या ऐसे भी आ सकता है केरला में कम क्यों, बिकॉज ऑफ द हेल्थ केयर फैसिलिटीज एंड द मेडिकल फैसिलिटीज एंड द एजुकेशन एज वेल। इसके अलावा आपको जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आ सकता है, डिफाइन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, या व्हाट इज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। सो यू हैव टू आंसर बोथ द number of child died before completing 1 year after birth per 1000 कितने बच्चे एक साल पूरा करने से पहले डेथ हो जाती है जिनकी, उसे हम क्या बोलते हैं, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। सो व्हाट इट इज द नंबर ऑफ चाइल्ड डाइड, चाइल्ड कह दें या चिल्ड्रन, इट इज द नंबर ऑफ चिल्ड्रन डाइड बिफोर कंप्लीटिंग 1 ईयर आफ्टर बर्थ पर 1000, ठीक है। 1000 में से कितने बच्चे एक साल से पहले डेथ हो जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। या तो ये अगर डिफाइन करने के लिए आए तो आपके पास 2 मार्क्स में आएगा, या कोई टेबल दे देगा उससे आपका इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट पूछ लेगा, तो क्या पूछेगा वो, दैट विल आस्क व्हाट, दैट इज कि टेबल से पूछेगा 1 नंबर। लिटरेसी रेट क्या होता है, द नंबर ऑफ पीपल ऑफ 7 एंड अबव एज हु आर एबल टू रीड एंड राइट पर 100। लिटरेसी रेट पर 100 होता है, ये इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट पर 1000, ठीक है। इसके बाद नेट अटेंडेंट रेशियो पर 100%, सेकेंडरी एज कितना, एज 14 एंड 15 ईयर 20 17 18, ठीक है। तो नेट अटेंडेंट आफ्टर द एज ऑफ 14 15 ईयर दोज हु अटेंड द स्कूल। इसके बाद क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट 25 क्वेश्चन। What does 25 says? 25 says how much is the net absent ratio of हरियाणा। अब देखो ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा ऐसे कर, ये कह रहा है कि हाउ मच इज द नेट एब्सेंट रेशियो। अब हमें दे क्या रखा है, नेट अटेंडेंस
अटेंडेंस का मतलब क्या है, पर 100%, है ना। तो ध्यान से समझना, अटेंडेंस तो हमें दे रखा है, लेकिन हमने फाइंड क्या करना है, एब्सेंट, मतलब जितने लोग नहीं जा रहे हैं, नॉट अटेंडिंग। तो नॉट अटेंडिंग हम कैसे निकालेंगे, हरियाणा का कितना है, दैट इज 61, अटेंडेंस कितना है 61, तो 100 में से क्या कर देंगे 61 को हम जब सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, दैट विल बी 39, क्या हो जाएगा 39। व्हाट इज द, वेयर इज द ऑप्शन 39, 39। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन जरूर आएगा कैलकुलेटिव। नंबर 26, द गवर्नमेंट प्लान to initiate comprehensive land development program, which of the following option can be considered a relevant steps in that context? इस कॉन्टेक्स्ट में कौन सा ऑप्शन सही होगा, गवर्नमेंट को करना क्या है, लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम को इनिशिएट करना, ठीक है। इसके लिए प्रोवाइडिंग लोन फैसिलिटीज टू फार्मर एट लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है, ठीक है। प्रोविजन फॉर क्रॉप इंश्योरेंस अगेंस्ट अनटोल्ड इंसिडेंट हो सकता है। प्रोवाइडिंग स्पेशल वेदर बुलेटिन, ये भी एक इसका बेनिफिशियल इफेक्ट है। प्रोमोटिंग जमींदारी, जमींदारी क्या है, ये एक नेगेटिव एस्पेक्ट है, और वो कह रहा है क्या, डेवलपमेंट, डेवलपमेंट मतलब पॉजिटिव। क्या करेगी गवर्नमेंट, सबसे पहले लोन फैसिलिटीज प्रोवाइड कराएगी फार्मर्स को, सो दैट दे कैन बाय द इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स और भी कई सारे फर्टिलाइजर्स वगैरह खरीद सके। इसके अलावा क्या करेगी, क्रॉप इंश्योरेंस करेगी लोगों को प्रोवाइड, फार्मर्स को, सो दैट इन केस ऑफ क्रॉप फेलियर एनी अदर डिफिकल्टी द फार्मर कैन सर्वाइव, ठीक है। इसके अलावा प्रोवाइडिंग स्पेशल वेदर बुलेटिन सो दैट फार्मर कैन प्रिपेयर कि इस तरह की फसल, इस बार अगर बरसात ज्यादा होगी तो ऐसी फसल बुआई करें जिससे पानी की ज्यादा जरूरत है, सूखा रहेगी तो कौन सी फसल बोआनी है, मिलेट बोना है, बाजरा बोना है, ज्वार बोना है। सो दिस इज, ये सारे के सारे एस्पेक्ट, तीनों एस्पेक्ट क्या है, फार्मर्स की हेल्प करने के लिए। तो आंसर क्या हो जाएगा बी, स्टेटमेंट फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट। नंबर 27, in one of the small village a farmer borrows money from village money lender। ध्यान से समझना, मनी लैंडर का केस आया तो इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है कि हम कहीं ना कहीं कौन से सेक्टर की बात कर रहे हैं, क्रेडिट की। सेक्टर ऑफ क्रेडिट कौन सा है, सेक्टर ऑफ क्रेडिट कौन सा है, सेक्टर ऑफ क्रेडिट इनफॉर्मल सेक्टर, कौन सा है, इनफॉर्मल। और इनफॉर्मल जब भी हम बात करते हैं, इनफॉर्मल का मीनिंग क्या होता है, कहीं ना कहीं परेशान, ठीक है। आगे देखो, अब एट द हाई मंथली इंटरेस्ट रेट, उसका इंटरेस्ट रेट कैसा है, मंथली, और वो हाई है, नॉट एबल टू रीपे इट बैक, और वो इसे बैक रीपे नहीं कर पा रहा है फार्मर, ठीक है। अब क्या नेक्स्ट, ही बोरोज इट फ्रॉम अ बैंक, इसे वो एक बैंक से बोरो करता है एट अ लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट। ध्यान से समझना, हो सकता है फार्मर के पास या तो कोलेट्रल है, या भी हमने एक लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम पढ़ा, हो सकता है गवर्नमेंट का कोई लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम आया तो गवर्नमेंट ने उसके रिगार्ड से लोन दे दिया हो, लोन प्रोवाइड करा दिया हो। अब ग्रेजुअली ही अर्न्स एंड पेज बैक लोन टू द मनी लैंडर एंड द बैंक। अब क्या हुआ, ध्यान से समझना, इनफॉर्मल सेक्टर से उसने क्या लिया, फार्मर ने लोन दिया, रेट कैसा था, मंथली था, और कैसा था, हाई था, ठीक है। अब उसका क्या हुआ, अगेन ही टुक लोन फ्रॉम बैंक, और उसका रेट कैसा था, रेट ऑफ इंटरेस्ट ईयरली था और लो भी था। तो धीरे धीरे उसने क्या किया, एक्स्ट्रा इनकम अर्न की, और उसने मनी लैंडर का भी लोन रीपे कर दिया, ठीक है, वेव ऑफ हो गया है, और धीरे धीरे बैंक का भी कर दिया। तो यहां इंट्रोड्यूस कौन हुआ है, बैंक इंट्रोड्यूस हुआ है, बाद में उसने एक कैसा पॉजिटिव रोल प्ले किया। तो ये कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द रोल ऑफ बैंक इन क्रेडिट सिचुएशन, क्रेडिट सिचुएशन में बैंक का कौन सा रोल है। तो द बैंक फैसिलिटेट द डेब्ट ट्रैप सिचुएशन, डेब्ट ट्रैप बैंक थोड़ी करता है, वो तो प्राइवेट सेक्टर, सॉरी इनफॉर्मल सेक्टर में आता है। इसके अलावा द बैंक एंश्योर फेयर एक्सचेंज ऑफ गुड्स, नहीं, एक्सचेंज ऑफ गुड्स में बैंक का क्या लेना देना। द बैंक एक्ट्स एज कोऑपरेटिव लेंडर, नहीं। द बैंक सेव्स द फार्मर फ्रॉम डेब्ट ट्रैप, बैंक ने क्या कर दिया, डेब्ट ट्रैप से उस फार्मर को बचा दिया। क्वेश्चन डेब्ट ट्रैप का भी आ सकता है, डेब्ट ट्रैप का आपके पास क्वेश्चन 2 नंबर में चांसेस तो नहीं है, लेकिन फिर भी आपको समझना चाहिए एक ऐसी सिचुएशन जब एक पर्सन किसी फॉर्मल या इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लेता है एंड ही सी इज नॉट एबल टू पे द लोन बैक,
and he take another loan. So in that situation the farmer or the person is stuck in debt trap, and most of the cases में farmer ही debt trap में फंसते हैं. Next, number 28. What does it say? What was the rate of economic growth for poor countries under democracy 1950 to 20? That was 4.28. एक स्टैटिस्टिकल क्वेश्चन है, रेट क्या था 4.28% था. इसके बाद 29. इन अ रूरल विलेज इन इंडिया. ऐसे क्वेश्चन, लेंथी क्वेश्चन जिनमें एक केस दिया गया है, उस केस के आधार के क्वेश्चन आने के चांसेस इस बार ज्यादा है. हो सकता है नहीं भी आए, लेकिन इट इज माई अजम्पशन कि ऐसे क्वेश्चन इस बार जरूर आए. तो इन अ रूरल विलेज इन इंडिया, राधा एक फार्मर है, वो कल्टीवेट करती है कॉटन अपने फार्म लैंड पर, रिलेइंग ऑन नेचुरल फैक्टर्स like rainfall, sunshine. She sold the harvested cotton to Ramesh, a skilled weaver, who transformed the cotton fiber into beautiful fabric. ध्यान से समझना, beautiful fabric. इसके बाद the journey from agricultural sector activity to cotton cultivation to the manufacturing sector activity of textile manufacturing showcase the interconnectedness of these सेक्टर्स इन इंडियन इकोनॉमी. विच सेक्टर इन्वॉल्व इन ट्रांस. अब देखो पूरी केस दिया है, जबकि क्वेश्चन यहाँ है. क्वेश्चन है कौन सा सेक्टर ट्रांसफॉर्म कर रहा है नेचुरल प्रोडक्ट को इनटू द फॉर्म्स, इनटू अदर फॉर्म्स थ्रू मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस. क्वेश्चन केवल हमारे पास इतना है, जबकि हमें पूरा एक केस दिया है क्वेश्चन में कि हमें ये पता करना है. सो दिस इज व्हाट, कि ये हमें पता हो कि क्वेश्चन वास्तव में पूछ क्या रहा है. ठीक है, तो ऊपर हमें एक स्टडी केस देगा पूरा, उस केस के बाद हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, पहले पूछा जाएगा तो वो क्या कौन सा सेक्टर है जो किसी भी तरह के प्रोडक्ट को, प्राइमरी प्रोडक्ट को किसी में कोई वैल्यूएबल प्रोडक्ट में बदलता है, किसी भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट प्रोसेस से, तो वो क्या है सेकेंडरी सेक्टर. नंबर 30. रीड द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन. क्या है इंफॉर्मेशन? सेम क्वेश्चन है इसी जैसा, आगे देखते हैं. इंफॉर्मेशन को पढ़ना है और करेक्ट आंसर करना है. क्या? एक फेस्टिवल सीजन में जो 2 महीने का आने वाला है, एक शू मैन्युफैक्चर रहीम है, उसको एक ऑर्डर मिलता है किसी बड़े ट्रेडर से कि मुझे 3000 पेयर शूज चाहिए, ओवर डिलीवर्ड विद इन अ मंथ टाइम. तो ध्यान से समझना, एक शू मेकर है, फेस्टिव सीजन है, कितने महीने का है? 2 मंथ्स का है. उसे क्या मिलता है? ऑर्डर मिलता है. कितना मिलता है? 3000 पेयर्स ऑफ शू, जो उसे डिलीवर करने हैं. कब करने हैं? विद इन अ मंथ. उसे डिलीवरी के लिए कितना टाइम मिला है? 1 महीने का टाइम मिला. देखते हैं. टू कंप्लीट प्रोडक्शन ऑन टाइम, रहीम हैज टू हायर अ फ्यू मोर वर्कर्स. उसे कुछ वर्कर्स करने पड़ेंगे हायर, सीलने के लिए, पेस्ट करने के लिए. उसे रॉ मटेरियल भी खरीदना होगा. टू मीट दीज एक्सपेंसेस रहीम ऑब्टेन्स लोन फ्रॉम 2 सोर्सेस. 2 सोर्सेस से लोन लेता है. पहला, वो लेदर वाला जो सप्लायर है उससे कहता है कि मुझे लेदर आप क्या कर दें? उधार दे दें. क्या दे दें? उधार दे दें, क्रेडिट. दूसरा, वो लोन लेता है कैश फ्रॉम द लास्ट ट्रेडर्स, जिसे हम क्या कह सकते हैं? एडवांस पेमेंट, या इसे हम अपनी भाषा में दूसरे वर्ड में क्या कह सकते हैं? टोकन मनी. दैट यू विल डेफिनेटली रिसीव द ऑर्डर व्हेन इट विल कंप्लीट, सो आई नीड सम टोकन मनी. मुझे कुछ टोकन मनी चाहिए. और वो 1000 पेयर्स के इक्विवेलेंट टोकन मनी ले लेता है और कहता है कि डिलीवर करूंगा मैं शूज आपको ऑर्डर एट द एंड ऑफ मंथ. इस मंथ के एंड पे ऑर्डर आपको दे दूंगा. अब वो मंथ के एंड पे रही डिलीवरी कर देता है. गुड प्रॉफिट भी उसे होता है, और मनी जो उसने एज अ लोन ली थी वो ट्रेडर से उसे भी दे देता है, उसको भी पे ऑफ करा लेता है. विच सिचुएशन बेस्ट डिस्क्राइब द अबव केस? क्या? क्रेडिट सिचुएशन. कौन सी सिचुएशन को किया गया है? क्रेडिट को. कैसे किया गया है? सबसे पहले उसने क्रेडिट पर क्या लिया? रॉ मटेरियल. क्या लिया? रॉ मटेरियल, जिसमें क्या था? लेदर था. इसके बाद उसने क्रेडिट किससे लिया? ट्रेडर से लिया. किससे लिया? इन द फॉर्म ऑफ कैश, या जिसे हम क्या बोल सकते हैं? एडवांस पेमेंट.
क्या बोल सकते हैं, एडवांस पेमेंट। अब ये तो यहाँ पर रोल कौन प्ले कर रहा है, क्रेडिट प्ले कर रहा है, तो कौन सी सिचुएशन को यहाँ पर किया गया है, क्रेडिट सिचुएशन को। दूसरा, यहीं से क्वेश्चन आ सकता है that in this case credit has placed which situation of credit is डिस्कस, कौन सी सिचुएशन को डिस्कस किया गया है, तो वो कौन सी सिचुएशन है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। नेगेटिव कब होगी, जब उसे कुछ लॉस होगा। इस केस में क्या हुआ है, उसे एक अच्छा प्रॉफिट हुआ है, क्या है, रहीम डिलीवर द ऑर्डर मेक का गुड प्रॉफिट, उसे एक अच्छा प्रॉफिट हुआ है। सो इसमें किस सिचुएशन को एक्सप्लेन किया गया है, पॉजिटिव सिचुएशन ऑफ क्रेडिट। दोनों तरह से क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, read the given data in the table and find out the average monthly income of country A। एवरेज का क्वेश्चन 100% आएगा, ये चीज ध्यान से सुन लें, चाहे तो वो एक्सपेंसेस की बात करे, चाहे तो वो इनकम की बात करे, एक नंबर का क्वेश्चन एवरेज का जरूर आएगा। कैसे, कंट्री ए की इनकम फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ ईयर की दी है, कंट्री बी की फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ की दी है। सीधा सीधा में एवरेज का फॉर्मूला क्या है, सिग्मा नंबर ऑफ कमोडिटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कमोडिटी, दैट इज एवरेज। क्या हो जाएगा, कौन सी कंट्री की पूछ रहा है, एवरेज इनकम ऑफ कंट्री ए। कंट्री ए की इनकम पूछ रहा है तो कितनी होगी, 10,060 रुपए, 10,060 रुपए। तो क्या कर देंगे, फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड प्लस फोर्थ प्लस फिफ्थ, और इनको डिवाइड किससे करेंगे, नंबर ऑफ कमोडिटी कितनी है 5, सो आंसर विल बी 10,060। एवरेज का क्वेश्चन जरूर आया। 32, बैंकर मेगा डिलीजेंटली मैनेज्ड अ लोकल बैंक, लोकल बैंक चलाती है, प्रूडेंट प्लानिंग करती है, एलोकेट स्मॉल पोर्शन ऑफ द डिपॉजिट्स एज कैश रिजर्व फॉर विड्रॉल्स। सीआरआर, जिसे हम क्या बोलते हैं, सीआरआर, ध्यान से सुनिएगा, सीआरआर ये भी डिफाइन करने के लिए आ सकता है कि सीआरआर को डिफाइन करिए, ठीक है। दूसरा, सीआरआर की फुल फॉर्म करने के लिए आ सकता है, तो वो क्या है, कैश रिजर्व रेशो। क्या आ सकता है, कैश रिजर्व रेशो। कैश रिजर्व रेशो डिफाइन करने के लिए क्या आ सकता है, द अमाउंट दैट बैंक रिटेन from the deposit to meet the needs of cash of depositors। तो एक ऐसा अमाउंट जो बैंक अपने पास रिटेन करके रखता है डिपॉजिट से, जो उसको बैंक में किसने द अमाउंट दैट बैंक रिटेन फ्रॉम द डिपॉजिट, जो डिपॉजिट बैंक में हुआ है, टू मीट द नीड्स ऑफ कैश ऑफ डिपॉजिटर्स। डिपॉजिटर्स को जिसने डिपॉजिट किया उसे कभी भी जरूरत पड़ सकती है, तो वो क्या करेगा, बैंक के पास जाएगा। तो बैंक डिपॉजिट का वो कितना है, दैट इज 15% ऑफ टोटल डिपॉजिट विद बैंक। तो बैंक के पास जितना भी डिपॉजिट है उसका 15% बैंक कैसे रखता है, अपने पास रिटेन रखता है, ताकि किसी भी डिपॉजिटर को जरूरत पड़े तो तुरंत उसकी जरूरत पूरी हो जाए, नहीं तो वो परेशान हो जाएगा कंज्यूमर की, बैंक दिवालिया हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, तो इस सिचुएशन में क्या होगा, कंज्यूमर तुरंत डिमांड करेंगे, तो बैंक का कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाएगी। सो दिस इज व्हाट कि अब ये कह रहा है वो अपना एक कैश रिजर्व रखती है विड्रॉल करने के लिए, विड्रॉल की डिमांड को पूरा करने के लिए। मीनवाइल एंटरप्रेन्योर नाम अप्रोच द बैंक सीकिंग फॉर अ लोन, अब वो एक लोन चाहता है अपने बिजनेस वेंचर के लिए। मेगा एक्टिंग अ मीडिएटर ग्रांटेड हिम द फंड्स charging a higher rate of interest than that is offered to the depositor. How bank primarily generate income?
केस पूरा दिया है, सीआरआर आपको समझ आ जाना चाहिए, कैश रिजर्व रेशियो कैसा रेशियो जो बैंक अपने पास कुछ जमा रखता है, जमा पूंजी का एक पार्ट अपने पास रखता है डिपॉजिटर की डिमांड को पूरा करने के लिए। इसके बाद दूसरा केस हमारे पास क्या आ रहा है, वो कह रहा है कि बैंक किसके रूप में काम, भाई बैंक अपना पैसा तो नहीं दे रहा, बैंक के पास कौन कौन लोग आते हैं, ये बैंक है, बैंक के पास दो तरह के लोग आते हैं, पहला डिपॉजिटर्स, दूसरे बोरोवर्स। अब जो डिपॉजिटर्स होते हैं वो बैंक के पास अपना क्या जमा करते हैं, बैंक के पास अपना कैश देते हैं बैंक को कि जी हमारा पैसा है आप रख लीजिए। बोरोवर्स क्या करते हैं, बैंक से पैसा लेते हैं, बैंक से पैसा लेते हैं, वो मनी को बैंक से बोरो करते हैं। अब वो मनी डायरेक्टली मनी बैंक की तो है नहीं, मनी किसकी है, डिपॉजिटर की। कितनी है, इस डिपॉजिटर ने मान लीजिए 100 रुपए जमा किए हैं, तो इसके 15 रुपए तो बैंक कैसे रखेगा, एज सीआरआर, बचे कितने 85। अब 85 में से मान लीजिए इस बोरोवर को 50 रुपए की जरूरत है, तो बैंक कहां से देगा, इस डिपॉजिटर के 50 रुपए इस बोरोवर को देगा। अब बैंक जो सेविंग अकाउंट पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना देता है डिपॉजिटर्स को, 2% से 4% मैक्सिमम। जबकि ऑन लोन अगर बैंक प्रोवाइड कराता है तो 10 to 24% क्या चार्ज करता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो यहां पर अगर मैं इसका एवरेज निकालूं तो क्या हो जाएगा 3, और अगर इसका एवरेज निकालूं तो क्या हो जाएगा 17%। तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, अगर मैं 17 में से 3 को निकाल दूं तो कितना 14%। तो ये जो 14% का डिफरेंस है, यही तो बैंक की क्या है डिफरेंस, यही तो बैंक की इनकम है। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा सिचुएशन क्या है, इंटरेस्ट पेड टू डिपॉजिटर्स, नहीं ये इनकम नहीं है, ये तो उल्टा खर्चा है बैंक का। इंटरेस्ट चार्ज फ्रॉम बोरोवर्स, जो इंटरेस्ट बोरोवर से चार्ज किया जा रहा है वही तो बैंक की मेन इनकम है। कैश रिजर्व रेशियो हट बाय, नहीं ये तो डिमांड पूरी करने के लिए, डिपॉजिट मेड बाय पब्लिक, नहीं। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, जो इंटरेस्ट रेट जो हायर होता है ऑल द टाइम्स, किससे, एस बोरोवर्स के पास जो डिपॉजिट है बैंक के पास, तो बोरोवर से जो इंटरेस्ट लेता है वही बैंक की मेन सोर्स ऑफ इनकम होता है। नंबर 33, evaluate the ways MNCs play a major role in globalization process by identifying the appropriate statement among the following options। पढ़िए क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि एमएनसी का हमें जो रोल प्ले करना है उसे इवैल्यूएट करना है ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस में। देखते हैं, दे टेक ओवर सम लोकल कंपनीज इन एग्जिस्टिंग कंट्री, देखते हैं क्या, इन्फ्लुएंसिंग द गवर्नमेंट्स फॉरेन पॉलिसीज और ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस, removing tax barrier from developing countries, they set up production in more than one country, thus interlinking the economies। ध्यान से समझना, ये कह रहा है कि एमएनसी ने ग्लोबलाइजेशन को प्रोसेस को करने के लिए क्या उसका रोल है, तो एप्रोप्रिएट स्टेटमेंट। तो ये कहते हैं टेक ओवर सम लोकल कंपनीज इन द एग्जिस्टिंग कंट्री, अगर एग्जिस्टिंग कंट्री की बात है तो ग्लोबलाइजेशन कहां से आया। दूसरा, इन्फ्लुएंसिंग द गवर्नमेंट्स फॉरेन पॉलिसीज ऑफ ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस, अगर वो ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस लगाएगा तो ग्लोबलाइजेशन नहीं होगा। रिमूविंग टैक्स बैरियर फ्रॉम डेवलपिंग कंट्रीज, एमएनसी का काम है क्या करना, व्यापार करना, ठीक है, ट्रेड करना। एमएनसी टैक्स बैरियर्स के बारे में, इनके बारे में कंसर्न तो हो सकती है, लेकिन वो रिमूव टैक्स बैरियर करे वो तो काम किसका है, गवर्नमेंट का है। तो एमएनसी का काम क्या है, प्रोडक्शन मोर देन वन कंट्री, thus interlink the economies, एक कई सारी कंट्रीज में, इसका नाम भी क्या है, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस। इसकी भी फुल फॉर्म मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताई थी, आ सकती है। ये क्या कह रहा है कि एक ऐसा सेटअप जो प्रोडक्शन यूनिट्स अपनी बनाता है एक से ज्यादा कंट्री में, इकोनॉमीज को इंटरलिंक करने के लिए, भाई एक से ज्यादा कंट्रीज में काम करेगा तो अलग अलग इकोनॉमी में काम करेगा, तो वो सारी इकोनॉमीज एक साथ जुड़ जाएंगे। जैसे बात एडिडास की करें, रिबॉक की करें, नाइकी की करें, तो ये अलग अलग कंट्रीज में अपना काम कर रहे हैं, लेकिन सभी इकोनॉमीज एक साथ तो जुड़ी हुई हैं, किसकी, इस एमएनसी की वजह से। तो एमएनसी ने यहां पर अपना एक रोल प्ले किया है, तो आंसर क्या होंगे, स्टेटमेंट 4 इज करेक्ट। नंबर 34, लक्ष्मी ऑन लैंड अबाउट 2 हेक्टेयर्स ऑफ अनइरिगेटेड लैंड, उसकी अनइरिगेटेड लैंड है तो केवल बरसात से जहां पर क्या होती है, सिंचाई होती है, वो क्रॉप्स उगाती है लाइक ज्वार, अरहर,
5 मेंबर उसकी फैमिली के काम करते हैं उस प्लॉट पे पूरे साल, एवरीवन इज वर्किंग, नन रिमेन्स आइडल, कोई आइडल तो नहीं रहता है, बट एक्चुअल फैक्ट दैट लेबर एफर्ट गेट डिवाइडेड, ईच वन इज डूइंग सम वर्क बट नो वन इज फुली एम्प्लॉयड। हर आदमी काम तो कर रहा है लेकिन कोई भी व्यक्ति पूरी तरह से एम्प्लॉयड नहीं है। केस क्या है, आपको अगर याद है जब हमने लेसन पढ़ा था तो उसमें क्या पढ़ा था, अंडर एम्प्लॉयमेंट। क्या पढ़ा था, अंडर एम्प्लॉयमेंट। एक ऐसी सिचुएशन जब कोई व्यक्ति काम करता हुआ लग रहा है लेकिन वास्तव में उसके पास अपना पूरा पोटेंशियल यूज करने का मौका नहीं है, तो उसे क्या कहें, अंडर एम्प्लॉयमेंट। कह रहा है विच सिचुएशन इज बीइंग फेस्ड बाय लक्ष्मी एंड हर फैमिली, तो क्या है, स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट नहीं है, फ्रिक्शनल एम्प्लॉयमेंट नहीं है, सीजनल एम्प्लॉयमेंट नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट तीनों केसेस में, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ध्यान से समझना, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट बोथ आर सेम। एक ऐसा व्यक्ति जो लग तो रहा है, seems to work but not using full पोटेंशियल। एक ऐसा आदमी जो काम तो कर रहा है लेकिन अपना पूरा पोटेंशियल यूज नहीं कर पा रहा है। जैसे लक्ष्मी वाले केस में 5 मेंबर्स काम कर रहे हैं लेकिन अगर उनमें से 5 मेंबर्स मान लीजिए 1000 या 10,000 रुपए का पूरी साल में प्रोडक्शन कर रहे हैं और उन 5 में से केवल कितने मेंबर्स रह गए, 3 मेंबर्स रह गए, वो भी कितने रुपए का काम कर रहे हैं, 10,000 का। तो क्या प्रोडक्शन पे काम कुछ फर्क पड़ा, नहीं पड़ा। तो इन 3 में से 2 लोग कैसे हैं, कैसे हैं, 2 लोग अनएम्प्लॉयड है, लेकिन ऐसा कह तो नहीं सकते, काम तो पांचों के पांचों कर रहे हैं। तो इसे हम क्या कहेंगे, डिसगाइज, मतलब छुपी हुई, कैसी, छुपी हुई बेरोजगार। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, रीड द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। क्या है, अमृता एक गवर्नमेंट टीचर है, एक रिच अर्बन हाउस होल्ड से बिलोंग करती है, रानी एक दलित वर्कर है और वो कंस्ट्रक्शन साइट्स पर हेल्पर के रूप में काम करती है। पुअर रूरल हाउस होल्ड से, बोथ हैव अ क्राइसिस एट होम एंड विश टू टेक अ लोन, दोनों को जरूरत पड़ती है पैसे की और वो लोन लेना चाहती है। अमृता गोट द लोन फ्रॉम इजीली, अमृता गोट लोन फ्रॉम बैंक इजीली एज कंपेयर टू रानी। रानी के अगर कंपैरिजन में बात की जाए तो अमृता को आसानी से लोन मिल जाता है। व्हाई इज रानी नॉट एबल टू गेट लोन, लोन रानी को क्यों नहीं मिलता, आपको समझ आ रहा होगा, रानी मजदूर है, उसके पास कोलेटरल कहां से आएगा, क्यों, देखें टिक द मोस्ट, बिकॉज रानी इज अनएजुकेटेड, इसका लेना देना नहीं है, बिकॉज रानी इज अनटेस्ट कास्ट, ये तो काफी समय पहले क्या हो गया है, ऐसा सेक्टर हो गया है कि जिसको एक ऐसा सेगमेंट हो गया जिसे ऑफेंस कहा गया है हमारे यहाँ, पनिशेबल। बिकॉज रानी इज पुअर हो सकता है ये, लेकिन बिकॉज रानी इज एंगेज्ड इन इनफॉर्मल सेक्टर, रानी इनफॉर्मल सेक्टर में काम कर रही है, उसके पास जॉब सिक्योरिटी नहीं है, ठीक है, इसे या अनऑर्गेनाइज सेक्टर भी कहेंगे, क्या कहेंगे, अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अमृता ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रही है और रानी इनफॉर्मल सेक्टर या अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रही है। ऑर्गेनाइज सेक्टर जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स एंड पॉलिसीज के अकॉर्डिंग चलते हैं, जहां पर जॉब सिक्योरिटी होती है, सर्टेन वर्किंग आवर्स होते हैं, एक इंक्रीमेंट का क्राइटेरिया होता है, एवरीथिंग इज ओवर देयर फिक्स्ड, बट इन इनफॉर्मल और अनऑर्गेनाइज सेक्टर इट इज नॉट सो। सो बिकॉज रानी इज एंगेज्ड इन इनफॉर्मल सेक्टर। रीड द टेबल केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। टेबल को पढ़ना है, क्वेश्चन का आंसर करना है। स्टेट पर कैपिटा इनकम, स्टेट बिहार है, केरला है, हरियाणा है, पर कैपिटा इनकम 40,982, 2,04,105, 2,36,147। एज पर डेटा गिवन बिलो, एज पर डेटा गिवन बिलो विच वुड बी कंसिडर एज द लीस्ट डेवलपमेंट। लीस्ट डेवलपमेंट हमने 2 चीजें पढ़ी थी इससे लास्ट लेक्चर में, HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, उसमें पढ़ा था एजुकेशन, हेल्थ, एजुकेशन एंड पर कैपिटा इनकम, ठीक है, या इनकम, ठीक है। अब यहां पर क्या है, हेल्थ एजुकेशन तो नहीं है। तीसरा क्राइटेरिया क्या है,
थर्ड क्राइटेरिया है पर कैपिटा इनकम। तो हम किसको कंसीडर करेंगे? पर कैपिटा इनकम को। और पर कैपिटा इनकम में जिसकी सबसे ज्यादा है, हाईएस्ट किसकी है? तो हाईएस्ट किसकी है? हरियाणा। तो आंसर में क्या आ जाएगा? ये सॉरी, रीड द केयरफुली आंसर द क्वेश्चन एज पर द डेटा गिवन बिलो व्हिच वुड बी कंसीडर्ड एज लीस्ट डेवलपमेंट। सबसे कम डेवलपमेंट किसका है? तो इसमें हमें क्या करनी है? लोवेस्ट देखनी है। पर कैपिटा इनकम लोवेस्ट किसकी है? तो किसकी है? दैट इज ऑफ बिहार। व्हाट विल बी द आंसर? बिहार। Which of the following option represents the step that government has undertaken in favor of the farmers? फार्मर्स के फेवर में कौन सा ऐसा सेगमेंट है कि रिप्रेजेंट करता है, गवर्नमेंट ने फेवर में लिया है फार्मर्स को? एनकरेजिंग स्पेक्युलेटर्स एंड मिडिलमैन प्राइस डिटरमिनेशन। ये कोई अच्छा काम नहीं है, मिडिलमैन होना तो वो बीच में कुछ कमीशन खाएगा। इंट्रोड्यूसिंग पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम, हो सकता है फार्मर्स को पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम प्रोवाइड कराए। इंट्रोड्यूसिंग स्पेशल वेदर बुलेटिन्स एग्रीकल्चर फार्मर्स के लिए, ये भी एक अच्छा फेवर है फार्मर्स के लिए। इसके अलावा नंबर थर्ड, अनाउंसिंग मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिसे हम क्या बोलते हैं? एमएसपी। क्या बोलते हैं? एमएसपी। एमएसपी को लेकर क्वेश्चन इस बार आ सकता है, ध्यान से समझे। एमएसपी की फुल फॉर्म लिखिए। मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या है? एक ऐसा प्राइस जो गवर्नमेंट अनाउंस करती है कि कोई भी फसल इससे कम रेट में नहीं बिकेगी, ज्यादा में बिक सकती है। तो आंसर क्या है? स्टेटमेंट फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट, या स्टेटमेंट सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ आर करेक्ट। तो क्या है? स्टेटमेंट ऑप्शन डी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ आर करेक्ट। वो भाई अगर मिडिलमैन आएंगे तो वो अपना कमीशन लेंगे ना कुछ। तो मान लो फार्मर की फसल 1500 रुपए में बिकी पर क्विंटल या पर 100 kg, ठीक है। अब उसमें से वो 1500 वास्तव में बिकी, लेकिन जो मिडिलमैन है, मिडिलमैन ने वो 1550 में बेची। तो वो 50 रुपए तो जो बैलेंस है वो किसके पास गया? मिडिलमैन के पास गया। कुछ कर नहीं रहा है, धर नहीं रहा है। तो यहां से 50 रुपए का लॉस किसे हो गया है? इनविजिबल टू द फार्मर, ठीक है। तो इस केस में क्या है कि सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन करेक्ट। रीड द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। क्या है? अ शू मैन्युफैक्चरर वांट्स टू सेल शूज इन द मार्केट बाय weight and by weight. The shoe manufacturer will first exchange the shoes that he has produced for money. ध्यान से समझना। फार्मर क्या, सॉरी, एक प्रोड्यूसर है, शू प्रोड्यूसर, जिसने शू प्रोड्यूस किया और वो क्या कर रहा है? मैन्युफैक्चर। उसने शू को मैन्युफैक्चर करा और वो खरीदना क्या चाहता है? तो केस समझिए, शू वर्सेस वीट। अब इस प्रोड्यूसर मैन्युफैक्चर के पास सिचुएशन क्या है? सबसे पहले वो शू को क्या करेगा? सेल करेगा। किसके अगेंस्ट? मनी के अगेंस्ट। तो पहला क्या, उसने शू को सेल करके या इसको बदला, क्या किया? एक्सचेंज किया। किसके बदले में? मनी के बदले में। आगे देखते हैं। एंड देन एक्सचेंज द मनी फॉर वीट, और फिर मनी के बदले उसने क्या खरीदा? मनी से। मनी वर्सेस वीट। आगे देखते हैं। Which drawback of barter system is indicated here? बार्टर सिस्टम की कौन सी कमी यहां पर बात की गई? लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू? नहीं। लैक ऑफ स्टोर वैल्यू? नहीं। लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंट ऑफ फंड? हो सकता है। लैक ऑफ स्टैंडर्ड और डेफर्ड पेमेंट। स्टैंडर्ड पेमेंट क्या है कि एक ऐसी सिचुएशन कि इसका अगर इससे इवैल्यूएशन, शूज का अगर वीट से इवैल्यूएशन हो जाए तो वो आसानी से बदल सकता है। तो इवैल्यूएशन नहीं हो पाया, स्टैंडर्ड वैल्यू दोनों की नहीं है, पेमेंट नहीं है, तो यहां पर इसका आंसर क्या आ जाएगा? लैक ऑफ स्टैंडर्ड डेफर्ड पेमेंट। स्टैंडर्ड डेफर्ड पेमेंट इसके अगेंस्ट, शू के अगेंस्ट वीट को कैसे इवैल्यूएट करें कि एक दान, मतलब गेहूं के कितने दाने आ जाएंगे? तो दिस इज व्हाट, कि उसका मेजरमेंट नहीं है, डेफर्ड नहीं है, उसको डेफर्ड नहीं कर पा रहा, डेफर्ड पेमेंट नहीं हो पा रही है। सो दिस इज व्हाट, पहले वो शू को सेल करेगा, एक्सचेंज करेगा किसके अगेंस्ट? मनी के, और फिर मनी से किसे बदलेगा? गेहूं। नेक्स्ट, नंबर 39, व्हाट डज इट सेज? Evaluate the impact of improvement in technology by identifying the appropriate statement among the following. Statement वाला क्वेश्चन। We can obtain and share information on almost anything we want to know. है
भाई टेक्नोलॉजी ने तो हेल्प किया है कि कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तुरंत मोबाइल से पूछा वो तुरंत बता देगा, जेमिनाई बता देगा, गूगल बता देगा। इसके अलावा इट हैज स्टिमुलेटेड ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस। ऑफ कोर्स हमने लेसन नंबर 4 में भी पढ़ा था, एक लंदन की मैगजीन के बारे में पढ़ा था कि वहां से कंटेंट तैयार होकर इंडिया आता है, इंडिया से फिर उसे प्रिंट किया जाता है, फिर इसे ट्रांसपोर्ट। दिस इज ऑल जस्ट विद द हेल्प ऑफ इंफॉर्मेशन इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी। इसके अलावा इट हैज फैसिलिटेटेड एक्सपेंडिंग द प्रोडक्शन इन सर्विसेज अक्रॉस द कंट्रीज। वेरी वेल, ये है जरूर। इट हैज बीन फैसिलिटेटेड सैटेलाइट कम्युनिकेशन। ये इसका एक एडवांस, ये तो हमें बता रहा है कि कैसे होता है, लेकिन हम पूछ रहे हैं कि ये इंप्रूवमेंट कैसे आया, इवैल्यूएट इंप्रूवमेंट की वजह से क्या हुआ। तो क्या हुआ? ऑप्शन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, फोर्थ नहीं। ठीक है, नंबर 40 से अ फार्मर प्रोड्यूसेस 1 टन ऑफ व्हीट, 1 टन व्हीट उगाया, 100 टू फ्लोर मिल, और वो 1 टन उसने किसे बेच दिया? फ्लोर मिल ओनर को बेच दिया। एज फार एज द फार्मर इज कंसर्न द सेल ऑफ व्हीट इज फाइनल सेल फॉर हिम। फार्मर के अकॉर्डिंग अगर बात की जाए, फार्मर का कितना टन है? 1 टन। 1 टन व्हीट प्रोड्यूस किया और उसने रुपए 100 पर केजी है, सेल 100 टू सेल इट फॉर 100 टू अ फ्लोर मिल। अच्छा, 1 टन कितने रुपए के लिए बेच दिया? 100। ठीक है, अब फार्मर के लिए फाइनल हो गया। बट परचेज ऑफ व्हीट बाय फ्लोर मिल इज द इंटरमीडिएट गुड। फ्लोर मिल को वो गेहूं थोड़ी बेचना है, वो तो उसका इंटरमीडिएट गुड है। वो इसे प्रोसेस करके क्या करेगा? इनटू फ्लोर एंड सेल्स टू अ बेकर। उसने इसे किस में चेंज किया? व्हीट को किस में चेंज किया? फ्लोर में चेंज किया, और उसे किसे बेच दिया? एक बेकर को बेच दिया। बेकर के लिए भी फ्लोर क्या नहीं है? फ्लोर इंटरमीडिएट गुड है। बेकर क्या करेगा? द बेकर सेल्स द ब्रेड टू द शॉपकीपर at the rate of 200 and the shopkeeper consumer to 250. Classify the good bread that is sold by baker to the shopkeeper. शॉपकीपर को उसने, जो बेकर ने, ध्यान से समझना, बेकर ने किसको बेचा है? शॉपकीपर। अब बेकर के लिए क्या हो गया? बेकर का वो गुड्स हो गया, गुड हो गया फाइनल। जो व्यक्ति बेच रहा है वो अपना किस गुड्स को बेचता है? फाइनल। इंटरमीडिएट को ही नहीं बेचता। फार्मर का फाइनल व्हीट उसने किसे बेच दिया? फ्लोर मिल ओनर को। फ्लोर मिल ओनर ने क्या किया? व्हीट को प्रोसेस करके फ्लोर बनाया, वो उसका फाइनल प्रोडक्ट है। उसने उस फाइनल प्रोडक्ट को किसे बेचा? बेकर को। बेकर के लिए वो फ्लोर इंटरमीडिएट गुड है, तो वो क्या करेगा? उस बेकर से, सॉरी, फ्लोर से क्या बनाएगा? ब्रेड बनाएगा। ब्रेड उसका फाइनल प्रोडक्ट है, जो किसे बेचेगा? शॉपकीपर को। शॉपकीपर किसे बेचेगा? कंज्यूमर को। वो क्या होगा? फाइनल गुड। क्या होगा? फाइनल गुड्स। तो आंसर क्या है? फाइनल गुड्स। नंबर 14, shifting from one occupation to another, usually when a new generation take up occupation other than those practiced by their ancestor referred to as। ये कह रहा है कि shifting from one occupation to another, एक occupation से अलग पर आए, usually when a new generation take up the occupations। ठीक है, एक जनरेशन से ऑक्यूपेशन चेंज हुआ। क्या हुआ? चेंज ऑफ ऑक्यूपेशन हुआ। ध्यान से समझना, ऑक्यूपेशन चेंज हुआ। किसके चेंज होने के बाद? चेंज ऑफ जनरेशन, कोई नई जनरेशन इंट्रोड्यूस हुई, उसने कुछ नई टेक्नोलॉजी। अब अदर देन दोज प्रैक्टिस बाय एंसेस्टर इज रेफर्ड टू एज। एंसेस्ट्रल मोबिलिटी के अलावा कौन सा इसमें आंसर है? तो क्या है? ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी, क्योंकि चेंज क्या हुआ है? ऑक्यूपेशन। ठीक है, आगे, पीपल विद एक्स्ट्रा इनकम डिपॉजिट इन द बैंक बाय ओपनिंग अ बैंक अकाउंट इन देयर नेम। अपने नाम में बैंक अकाउंट ओपन करते हैं। बैंक एक्सेप्ट डिपॉजिट एंड आल्सो पे एन इंटरेस्ट रेट ऑन डिपॉजिट्स। In this way, people's money saved with bank and it earns interest. People also have provision to withdraw money as when they require, since depositors in the bank accounts can be withdrawn on demand. What is the term used in the above when money can be withdrawn on the bank? ठीक है, ये कह रहा है कि डिपॉजिटर ने बैंक में पैसा जमा करा,
जमा करने के बाद उन्हें जब जरूरत पड़ी वो ले सकते हैं। तो इस सिस्टम को जब उन्हें पैसा मिल जाएगा तो मतलब एक ऐसा डिपॉजिट जिसे उन्होंने जमा तो कर दिया, लेकिन जब वो उनकी मर्जी हो तब उसे ले लें, मतलब जब वो डिमांड करें तो उन्हें मिल जाए उनका पैसा, तो ऐसे डिपॉजिट को क्या बोलते हैं? डिमांड डिपॉजिट। मतलब मैं डिपॉजिट तो कर रहा हूं लेकिन जब मुझे जरूरत पड़ेगी, जब मैं डिमांड करूंगा मुझे तभी मेरा पैसा चाहिए, तो उसे क्या कहेंगे? डिमांड डिपॉजिट। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां में कुछ दिया है कंट्री, अलग अलग कंट्रीज दिए, कंट्री श्रीलंका, इंडिया, म्यांमार, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश। उनकी ग्रोस नेशनल इनकम दी है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी दी है और एचडीआई रैंक दी है। क्वेश्चन ये है, एज पर द डेटा गिवन अबव विच कंट्री हैज एचडीआई रैंक क्लोज टू इंडिया एंड आल्सो हैज बेटर लाइफ एक्सपेक्टेंसी? कौन सी कंट्री ऐसी है जिसकी एचडीआई रैंक तो किसके? इंडिया के क्लोज हो। तो सबसे पहले इंडिया की देखेंगे, इंडिया की एचडीआई रैंक क्या है? 130 के आसपास कौन सा है? 134। और उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है? 72.6 ईयर, जबकि इंडिया में कितनी है? 69.7 ईयर्स। तो आंसर क्या हो जाएगा? बांग्लादेश। नंबर 44, रीड द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। क्या है? राम एक पोर्ट मैन्युफैक्चरर है, वो पोर्ट को सेल करना चाहता है और राइस खरीदना चाहता है। राम पहले एक्सचेंज करेगा पोर्ट को किसके अगेंस्ट? मनी के अगेंस्ट। वो एक्सचेंज मनी को किसके अगेंस्ट करेगा? फिर राइस के अगेंस्ट। ही वुड हैव टू लुक फॉर अ राइस ग्रोइंग फार्मर who not only want to sell rice but also want to buy oats in exchange. That is, both parties have to agree to sell and buy each other commodities. In given statement, which situation is mentioned? ठीक है, ये कह रहा है कि राम एक ऐसा पोर्ट मैन्युफैक्चरर है जो पोर्ट उगाया, जिसने पोर्ट को क्या किया? मैन्युफैक्चर किया। मैन्युफैक्चर करने के बाद उसे पोर्ट के अगेंस्ट क्या चाहिए? राइस चाहिए। दो केसेस हैं, एक तो केस वो क्या करे? पोर्ट को पहले मनी के अगेंस्ट क्या करे? एक्सचेंज करे, फिर मनी से राइस खरीदे। इसके अलावा वो क्या कर सकता है? एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढे, कैसे व्यक्ति को? जिसके पास राइस तो किस में हो? सरप्लस में हो, और पोर्ट की उसे क्या हो? जरूरत हो। तो इस जब ऐसी उसे कोई व्यक्ति मिल जाएगा तो इस सिचुएशन को क्या कहेंगे? डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड। मतलब दोनों को कोइंसिडेंट ऐसा हो गया कि जिसके पास सरप्लस है दूसरे को उसकी जरूरत है, और दूसरे को जिसकी जरूरत है पहले के पास वो सरप्लस है, तो डबल कोइंसिडेंट ऑफ बॉन्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इवैल्यूएट द रीजन फॉर पुटिंग अ बैरियर ऑन फॉरेन ट्रेड, आइडेंटिफाइंग द एप्रोप्रिएट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग ऑप्शंस। ठीक है, तो ये कह रहा है इवैल्यूएट द रीजन फॉर पुटिंग बैरियर ऑन फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड पर बैरियर क्यों लगाए जाते हैं? टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस ऑफ डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स, इसलिए तो नहीं है। डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स कब करेंगे इम्प्रूव? जब उनके कंपटीशन में कोई आएगा। टू क्रिएट अपॉर्चुनिटी फॉर द प्रोड्यूसर टू कवर इंटरनेशनल मार्केट्स, नहीं हो सकता, नहीं है। टू अलाउ बिजनेस टू मेक डिसीजन ऑन इम्प्रूव देयर एक्सपोर्ट फ्रीली, नहीं। टू प्रोटेक्ट द प्रोड्यूसर्स एंड सर्विस प्रोवाइडर्स विद इन द कंट्री फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन। ये एक ऐसी सिचुएशन है, कब लगाए जाते हैं ट्रेड बैरियर्स? कि बाहर की कंट्रीज लोकल कंपनीज को बहुत ज्यादा परेशानी कर रही, प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है, तो उन लोकल प्रोड्यूसर्स को या सर्विस प्रोवाइडर्स को कंपटीशन, स्टिफ कंपटीशन से बचाने के लिए गवर्नमेंट क्या लगा देती है? ट्रेड बैरियर्स लगा देती है। आंसर क्या है इसका? आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा स्टेटमेंट 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करने जा रहे हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।